Hello everyone, how are you all? I hope that you all are fine. Welcome to my YouTube channel. This is Mahesh Shah from Surat. This video is for Standard 7, subject Social Science. Uh, you've seen many videos related to your subject and standard. Now in this video, I wish to start revision work for chapter 1 to 3 as MCQ base. तो आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखे हैं, काफ़ी सजेशंस और मैसेज भी मुझे आए हैं, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी कुछ लोगों ने किया है। एक जेन्युइन जो प्रॉब्लम आ रहा था वो था वॉइस का, कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि सर आपका वॉइस बहुत कम आ रहा है। बट डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो फ्रॉम माई होम, नॉट फ्रॉम एनी स्टूडियो, and I am also using headphones. So ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप भी हेडफोन्स यूज़ करके वीडियो देखें तो आपको क्लियरली सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पे मैं चिल्ला के तो बोल नहीं सकता हूँ। तो मेरा जितना टोन मुझे यहाँ से सफिशिएंट लगता है उतने उतने टोन में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक आपका प्रॉब्लम था जिसका सॉल्यूशन है, आप हैंड्स फ्री यूज़ कीजिए जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तब। हर बार जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, बट ये बार इतना ही बोलूँगा, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। शेयर नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। तो रिवीजन वीडियो क्यों? क्योंकि हमने जो अभी तक जितना भी हमने स्टडी की है, हमें उसका एनालिसिस करना होता है। अब ये एनालिसिस आपके स्कूल वाले करते हैं, उसमें ऑनलाइन जब कुछ वर्क होता है, या तो स्मॉल टेस्ट होती है, क्लास टेस्ट होती है, या तो चैप्टर टेस्ट होती है, तो उसमें बेसिकली एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आप जब 10th स्टैंडर्ड में जाओगे और एसएस में जब आपको बहुत लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ेंगे, तो उसको ये याद रखने का एकदम बेस्ट आइडिया है कि लॉन्ग आंसर को शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप डिवाइड कर लो और उसका आंसर याद रख लो, तो आपको पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर आपको याद रह जाएगा। और एमसीक्यू में दूसरा एक ये मेन है कि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको कंप्लीट चैप्टर रीड करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी कोई भी लाइन में से बन सकता है। एमसीक्यू का कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता है कि भाई इस तरह का हो तो ही एमसीक्यू बन सकता है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स को हम एमसीक्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैचिंग को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स को हम एमसीक्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीनिंग्स को हम एमसीक्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब स्कोप है एमसीक्यू बनाने के। तो यहाँ पे बेस्ट आइडिया यही रहता है कि आप पूरा का पूरा चैप्टर लर्न करो, उसको रीड करो। जब आप पूरा चैप्टर रीड करते हो तो ऑब्वियसली सब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बन के आए, आपको उसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हमें यही करना है। यहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। जब भी आपको टाइम मिले तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, या तो जैसे मैं बोलता हूँ हर बार कि आप नोटबुक और टेक्स्ट बुक साथ में, टेक्स्ट बुक ना हो तो भी नोटबुक लेके बैठे और जो भी स्क्रीन के ऊपर आपको इम्पोर्टेंस लगे वो नोट्स बनाए। इट इज़ कॉल्ड सेल्फ नोट्स। ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहाँ सर या प्रोफेसर जो भी होते हैं वो लेक्चर अपना चालू कर देते हैं, फिर आपकी मर्ज़ी आपको क्या नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे भी यही है कि ये आपके सामने इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आपकी मर्ज़ी। आपको लगता है कि मुझे ये लिख देना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, आपको लगता है नहीं मैं इसको देख के ही याद रख लूँगा तो भी इट्स ओके। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हमें ये एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन रखे और उसके साथ में कोई आपके पास ऑप्शंस नहीं है, पर अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ ऑप्शंस आए तो आपको राइट ऑप्शन कौन सा है वो पता चले,
तो हम यहाँ पे सीधे आंसर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ रिवीजन में मैंने इस वीडियो में चैप्टर 1, 2 और 3 कंडक्ट किए हैं। आगे भी देखेंगे जब हमारा सिलेबस, आपका सिलेबस कहाँ तक चलता है उसके हिसाब से हम आगे का भी रिवीजन वर्क सेट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू के बारे में बात करें तो हमने 2 बिग स्टेट के बारे में बात की थी, जहाँ पे हमने हर्षवर्धन और पुलिकेशी 2 के बारे में काफ़ी डिस्कस की थी। तो वही चैप्टर में से यहाँ पे एमसीक्यू आ रहे हैं। जैसे पहला एमसीक्यू ये है कि हु हैड इम्प्रिजन राज्यश्री, राज्यश्री को किसने जेल में बंद किया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप उसके रिगार्डिंग क्या आंसर लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपको क्या आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं कि राज्यश्री को जिन्होंने जेल में बंद किया था उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था देवगुप्त। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं देवगुप्त। हाँ, तो यहाँ पे आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं कि देवगुप्त ने इनको जेल में बंद किया था। तो ये हो गया आपका 1 मार्क डायरेक्टली, ये आपका 1 मार्क हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे मैं आंसर सभी क्वेश्चन के ऐसे रखूँगा नहीं, मैं डिलीट करता जाऊँगा। ये आपको याद रखना है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेंबर ऑल द आंसर्स प्रॉपरली। अब यहाँ पे फिर आप ऐसा बोलोगे कि आंसर स्क्रीन के ऊपर दिखना ही चाहिए, तो फिर उसमें तो मैं ही एग्ज़ाम दे दूँ तो वो बेटर रहेगा। आपको क्या ज़रूरत है एग्ज़ाम देने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपको समझ में आ गया कि भाई हु इम्प्रिजन राज्यश्री, तो उसका आंसर था देवगुप्त। अब सेकंड है विद द हेल्प ऑफ विच बुद्धिस्ट मॉन्क डिड हर्षवर्धन गेट हिज सिस्टर राज्यश्री रिलीव्ड। तो कौन से ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनकी हेल्प की वजह से हर्षवर्धन ने अपनी सिस्टर को फ्री करवाया। तो उसमें आता है दिवाकर मित्र। आंसर है दिवाकर मित्र। ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। तो ये आपको याद रखना है कि दिवाकर मित्र जो थे उन्होंने हेल्प की थी किनको, हर्षवर्धन को। किस लिए, उनकी सिस्टर को फ्री करवाने के लिए। किससे फ्री करवाने के लिए, तो देवगुप्त जो था उनसे। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन इस तरह से है, वेयर डिड हर्षवर्धन होल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एवरी 5 years। हर्षवर्धन जो थे वो काफ़ी रिलीजियस में बिलीव करते थे। हम तो करते नहीं हैं, हम तो सुबह 8:30 9 o'clock को तो हमारी मॉर्निंग होती है, तो रिलीजियस वर्क कहाँ से होगा। पर हर्षवर्धन ऐसा नहीं था, हर्षवर्धन बहुत ही पंक्चुअल थे। और वो जब अपना रिलीजियस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते थे तो वो करते थे इन प्रयाग, इन प्रयाग, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। प्रयाग, सॉरी, प्रयाग, प्रयाग में वो अपना रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एवरी 5 years करते थे। तो ये हो गया इसका आंसर, इन प्रयाग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत एडोन इन कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो थे वो ये पढ़ाई लिखाई जिनको आती थी उनको तो बहुत अप्रिसिएट करते थे। तो इनकी कोर्ट में ऐसे कौन से संस्कृत पोएट जो थे उनको प्लेस दी थी हर्षवर्धन ने, तो वो थे बाण भट्ट। ये आपको याद रखना है, बाण भट्ट।
तो ये आपका और एक आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपको 4 मार्क मिल गए कम्प्लीटली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का कि विच वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी विच यूनिवर्सिटी वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड इन द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो थे वो 6th सेंचुरी में थे। अब वो टाइम पे पूरी दुनिया में कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, हमारी कंट्री में होती थी और यूनिवर्सिटी थी। तो वो यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता ही है, आप जानते ही हो। तो वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नालंदा। तो ये और एक आपका 1 मार्क का हो गया। फिर नेक्स्ट है कि फ्रॉम विच टाउन डिड गोल्ड कॉइन्स, यानी हर्षवर्धन के टाइम पे कहाँ पे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता था, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो इन विच टाउन डिड गोल्ड कॉइन इट्स वे टू इंडिया बिकॉज ऑफ ट्रेड इन द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम पे कौन से टाउन से, टाउन या तो कंट्री आप कुछ भी बोल सकते हो, या तो फॉरेन से। तो इसका आंसर एक आएगा रोम, ROME, रोम। रोम से हमारा ट्रेड ज़्यादा था हर्षवर्धन के टाइम पे, और वहाँ से गोल्ड इंडिया में आता था क्योंकि ये लोग ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट यूज़ करते थे। फिर नेक्स्ट है विच चाइनीज़ ट्रैवलर। तो इसके बारे में आपने वीडियो में देखा, पर किसी ने मेरे ख्याल से इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में सर्च नहीं किया होगा। तो ये एक्चुअली में अमेरिका में कैसे स्टडी होता है कि वहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी होता है। वहाँ पे आपने जो पढ़ा है वो कहाँ किस टॉपिक से रिलेटेड है, या तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, वो आपको सबमिट कराना पड़ता है, तब आपको मार्क्स मिलते हैं। ऐसे नहीं कि सीधा आंसर लिख दिया, कोई भी आपने उसका क्लैरिफाई नहीं किया कि ये आंसर किस बेस से है, तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे। तो वो चाइनीज़ ट्रैवलर था हेयुन सांग, जो चाइना से इंडिया आया था पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हेयुन सांग आंसर आएगा। फिर 8 नंबर है विच किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ। तो चालुक्य डायनेस्टी के ऐसे कौन से किंग थे जो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते थे? तो उसका आंसर आएगा पुलकेशी वन। पुलकेशी वन, पुलकेशी वन जो थे वो अश्वमेध यज्ञ करते थे। उसमें एक हॉर्स को खुला छोड़ा जाता था, और अगर कोई किंगडम के किंग ने उसको पकड़ा तो फिर वो हॉर्स जिस रूलर का, जिस किंग का होता था, उसके साथ उनको बैटल करनी पड़ती थी। तो ऐसे अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने अपने लाइफ टाइम में 100 टाइम्स किए थे, 100 टाइम्स। तो ऐसा करने के लिए हमें भी किंग बनना पड़ेगा। उससे पहले तो हॉर्स भी कितना महंगा आता है, पहले तो हॉर्स लाना पड़ेगा। तो ये डिफ़िकल्ट है, पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी हैड अ स्प्लेंडिड विष्णु टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन वातापी। तो अब ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको सीधा डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको बुक चैप्टर रीड किया हो तो ही आपको इसका आंसर मिलेगा कि चालुक्य डायनेस्टी के कौन से किंग ने विष्णु टेम्पल बनाया था वातापी में। तो इसका नाम है मंगलेश, जो पुलकेशी II का बड़ा भाई था, मंगलेश। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हमें आंसर पता नहीं होता है और हमारे मार्क कट जाते हैं। क्वेश्चन पेपर देखने के टाइम पे तो ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, पर फाइनली जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो हमें ऐसा एक बार लगता है कि हमारा आंसर राइट है, पर जब रिज़ल्ट आता है तब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तब प्रॉब्लम्स चालू होते हैं। इसलिए इस तरह के आंसर को रेडी करने के लिए रीडिंग होना चाहिए। जो रीडिंग अच्छे से करेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर जो सीधा बिना रीडिंग के एग्ज़ाम देने जाएगा उसको बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। अब नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन
कि वेयर डिड द एम्पियर ऑफ हर्षवर्धन सीज आफ्टर गेटिंग डिफीटेड बाय पुलकेशी टू इन द बैटल। तो हमें पता है कि भाई जब पुलिकेशी टू और हर्षवर्धन की बैटल हुई थी उसमें हर्षवर्धन हार गए थे। तो फिर उसके बाद उनका किंगडम कहाँ तक रहा, इसका मीनिंग ये है क्वेश्चन का। तो वो टिल नर्मदा तक, क्योंकि वहाँ पे ही ये बैटल हुई थी। फिर उसके बाद उसके आगे हर्षवर्धन अपना एम्पायर जो है वो डेवलप नहीं कर सके। फिर 11 नंबर का क्वेश्चन है हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन विच सीई। तो ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आता है सबसे पहला ही। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई हर्षवर्धन का बॉर्न कब हुआ था। तो हर्षवर्धन का जो बॉर्न हुआ था वो हुआ था 606 सीई में। तो यहाँ मैं आंसर लिख देता हूँ 606 सीई। सी ए कॉमन ईरा। सीई का मीनिंग जो होता है वो कॉमन ईरा होता है। तो वो भी आपने नेट के ऊपर कभी सर्च नहीं किया होगा। सी। फिर 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमें क्या पूछता है, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ हर्षवर्धन फादर। हर्षवर्धन के जो फादर थे उनका नाम क्या था। तो आप तो भूल गए होंगे, बहुत टाइम हो गया फर्स्ट वीडियो को देखे हुए। तो यहाँ मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि हर्षवर्धन के फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। पहले के नाम ऐसे भारी भरकम होते थे, आज के नाम कैसे चिंटू मिंटू पिंटू, ऐसे पावरफुल नाम। नाम सुन के ही ऐसा लगे कि नहीं भाई पावरफुल आदमी है, प्रभाकर वर्धन। तो इसका आंसर ये आया। अब 13 नंबर जो है वो क्वेश्चन हमें क्या पूछता है कि हु वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ हर्षवर्धन। तो यहाँ पे एक तो हमें पता चल गया कि हर्षवर्धन जो था वो यंगर ब्रदर था। तो उसके एल्डर ब्रदर का नाम क्या था, जिसको किसने मारा था, शशांक ने मारा था, गॉड किंग। उनका नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। तो ये और एक आपका 1 मार्क सिक्योर हो गया। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या पूछता है, हु वॉज किल्ड राज्यवर्धन। राज्यवर्धन को किन्होंने मारा। तो अभी मैंने उसका आंसर बोला था गॉड किंग शशांक। राज्यवर्धन को किन्होंने मारा था, तो गॉड किंग शशांक। यहाँ पे आप गॉड किंग भी लिख सकते हो या शशांक भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिखोगे तो चलेगा। किंग ऑफ गॉड लिखो, किंग ऑफ गॉड, गॉड नहीं GAUD, गॉड शशांक। पूरा लिखोगे तो आपकी इम्प्रेशन अच्छी पड़ेगी, जबकि आपको तो ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, इसलिए कोई लिखने वाली बात ही नहीं है। पर दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन हो तो दोनों ऑप्शन राइट है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो गॉड किंग शशांक जो थे उन्होंने ऑफ यहाँ पे आता है ऑफ गॉड किंग शशांक। फिर और क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा हु वॉज आसाम। अब ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रिकी है, यानी अंदर से पूछा गया है। अभी तक के सब क्वेश्चन अंदर से ही पूछे गए थे, पर ये एकदम बीच में से है। तो उनका नाम था भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मा।
भास्कर वर्मन जो थे वो कामरूप जो आसाम में है उसके किंग थे। तो ये एक आंसर आपका हो गया। हर्षवर्धन डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। हर्षवर्धन जो थे उन्होंने अपना डेली रूटीन था वो कितने पार्ट में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना है 3 पार्ट्स। ये ऑप्शन में आपको ये सिलेक्ट करना है कि हर्षवर्धन ने अपना जो वर्क था वो 3 पार्ट में डिवाइड किया था। आप लोगों ने अभी तक कोई भी डिवाइड नहीं किया होगा अपना वर्क। चलो फिर नेक्स्ट है, व्हाट वाज कॉल्ड फॉरेन मिनिस्टर इन हर्षवर्धन रिन। हर्षवर्धन के रिन में फॉरेन मिनिस्टर को किस नाम से पहचाना जाता था। तो यहाँ पे आंसर आएगा, ये भी अगर आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है तो ही आप इसका आंसर लिख सकते हो। इसका आंसर है संदीवी ग्राहका। संस्कृत वर्ड है ये। संदीवी ग्राहका के नाम से उनको पहचाना जाता था, फॉरेन मिनिस्टर को। फिर एक क्वेश्चन है, विच वॉज द फेमस वर्क ऑफ बाण भट्ट। बाण भट्ट का फेमस वर्क क्या है। तो ये भी टेक्स्ट बुक के अंदर से है। तो वो था बाण भट्ट का जो फेमस वर्क था वो हर्ष चरित एंड कादम्बरी। हर्ष चरित एंड कादम्बरी। अगर ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो तो भी चलेगा, पर आपको याद होना चाहिए कि ये दोनों ही उनके फेमस वर्क थे। ये आपको याद रखना है, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन रॉट हिमसेल्फ हाउ मैनी प्लेस। तो हर्षवर्धन ने खुद कितने प्लेस लिखे थे। तो नाम आपको याद है वो प्लेस के। 3 प्लेस लिखे थे। कितने? 3 प्लेस। उनके नाम जो है वो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका थे। तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, ये 4 अलग नाम हो उसमें से एक नाम ये वाला हो। तो ये आपको याद रखना है कि उन्होंने जो 3 प्लेस लिखे थे उसके नाम थे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। फिर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन डोनेटेड हाउ मैनी विलेजेस रेवेन्यू टू वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी। हर्षवर्धन नालंदा यूनिवर्सिटी को कितने विलेजेस क्या जो रेवेन्यू टैक्स था वो डोनेट करते थे। तो यहाँ पे उसका आंसर आएगा 100 विलेजेस। 100। तो ये आपको याद रखना है कि 100 विलेजेस का जो रेवेन्यू था वो हर्षवर्धन यहाँ पे डोनेट करते थे। 100 विलेजेस। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन एक्सटेंडेड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस टू विच आचार्य। तो वो कौन से आचार्य थे, हेडमास्टर कौन थे वहाँ पे। तो वो थे आचार्य शिलभद्र। आचार्य शिलभद्र, BHADRA, शिलभद्र। तो ये आपको याद रखना है कि आचार्य शिलभद्र थे, उनको वो असिस्ट करते थे, आचार्य शिलभद्र। फिर है, हु प्रूव्ड दैट आयरन, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी एस कुड बी यूज्ड एज मेडिसिन। तो वो कौन स्कॉलर थे नालंदा यूनिवर्सिटी के जिन्होंने ये प्रूव किया था कि आयरन, आर्सेनिक और मर्क्यूरी को इनके जैसा यूज़ किया जा सकता है। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है वो है आचार्य नागार्जुन।
आचार्य नागार्जुन नाम था इनका। ये वहाँ के स्कॉलर थे जिन्होंने ये प्रूव किया था कि इसको नागार्जुना आयरन, आर्सेनिक और मर्क्यूरी की जो एस है उसको मेडिसिन के जैसा भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसा प्रूव किसने किया था? रिनोव्ड केमिस्ट आचार्य नागार्जुन, इन्होंने किया था। फिर है ड्यूरिंग हर्षवर्धन रूल द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स। हर्षवर्धन के टाइम पे जो सोसाइटी थी वो कितने ग्रुप में डिवाइड थी? तो उसका आंसर आएगा, आंसर मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, इनटू 4 ग्रुप्स। तो यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए कि 4 ग्रुप्स में सोसाइटी जो थी वो डिवाइड थी, 4 ग्रुप्स। तो ये जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ये सब आंसर आएंगे, जिन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं किया उनको ही दिक्कत होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइनीज ट्रैवलर हुनसेंग रिटर्न टू चाइना इन विच सीई। कौन से सीई में ये जो चाइनीज ट्रैवलर इंडिया आए थे वो रिटर्न गए थे, वापस चाइना गए थे? तो उसका आंसर है 645 सीई, 645 सीई। तो ये भी टेक्स्ट बुक के अंदर ही है, पर आपने पढ़ा होगा तो ही ये आंसर आपको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है विच सिंबल हैड फाउंड ऑन अ फ्लैग ऑफ चालुक्य किंग्स। चालुक्य किंग्स के फ्लैग के ऊपर कौन सा सिंबल होता था? तो वो होता था वराह अवतार, वराह अवतार, जो विष्णु भगवान जो थे उनका ही एक फॉर्म है वराह अवतार, जो अर्थ को बचाने के लिए उन्होंने ये रूप लिया था। तो ये उनका सिंबल था वराह अवतार। फिर है फॉर हाउ मैनी ईयर्स पुलकेशी टू रूल्ड ओवर द एम्पायर ऑफ वातापी। वातापी के ऊपर पुलकेशी टू ने कितने साल रूल किया? तो वो था 30 ईयर्स, 30 ईयर्स तक उन्होंने किया था। तो ये इसका आंसर हो गया। अब है व्हेन वॉज पुलकेशी टू बॉर्न। तो वो आंसर है 610 CE, 610 CE, 610 में इनका बॉर्न हुआ था और हर्षवर्धन का 606 में। एंड द केव ऑफ विच वेर बिल्ड ड्यूरिंग पुलकेशी टूज रीन। पुलकेशी टू के टाइम पे कौन सी केव्स बनी थी? तो वो थी केव ऑफ वातापी। अब इनमें से कोई भी एक हो तो आप लिख सकते हो केव ऑफ वातापी एंड धारपुरी, जो महाराष्ट्र में है, धारपुरी। ये जो दोनों केव थी ये हर्षवर्धन टू के ऋण में बनी थी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये सब नहीं है, पर इस तरह से MCQs आ सकते हैं। वो आपकी कन्वीनियंसी के लिए मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाया है कि आपको पता चले कि भाई MCQ किस तरह से आ सकते हैं एग्ज़ाम में, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके अलावा भी आपको प्रिपरेशन तो कंप्लीट करनी ही है। फिर ऐसा नहीं है कि भाई आपने ये वीडियो देखा तो यही फाइनल होगा, ऐसा नहीं है। ये आपको आइडिया के लिए कि भाई MCQ किस तरह से आ सकते हैं, तो इस तरह से MCQ आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो
आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प हो जाएगी। अब इसके बाद जो हमें देखना है वो चैप्टर 2 के कुछ MCQs हम देखेंगे। सब तो नहीं है, बट हाँ मुझे जितना लगा कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने अपने हिसाब से प्रिपेयर किए हैं। तो बाकी थोड़ा हार्डवर्क आपको भी करना पड़ेगा रीडिंग का। जितना रीडिंग करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। पर ये देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई MCQ जो आते हैं वो किस तरह से MCQ आते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा। जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे, एक्स्ट्रा रीडिंग तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट रीडिंग तो एग्ज़ाम्स पास करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है एक। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे के आप थोड़ा रीडिंग करोगे तो इट इज़ गुड फॉर योर फ्यूचर की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी कि किस तरह से बड़े स्टैंडर्ड में पढ़ाई होती है। तो ये एक हम ठीक से कर लेते हैं स्क्रीन के ऊपर पहले, कि देखने में भी अच्छा लगे। आपके पेरेंट्स को भी आप दिखा सकते हो ये सब वीडियो के एसेस में आप किस तरह के वीडियोस देखते हो, तो उनको भी पता चलेगा कि इस तरह से भी प्रैक्टिस होती है। और डेफिनेटली डेली जो आप वर्क करते हो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो कि आज आपने क्या पढ़ा। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। जब आप उनको समझाने जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि आपने जो पढ़ा है वो आप किसी और को सिखाओ। वो जब आप सिखाते हो तो आपका अपने आप रिवीजन हो जाता है। तो ये हो गया। अब हम चैप्टर 2 के कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हेन इट इज़ डे टाइम इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल इट बी नाइट। तो इनमें से कौन सी कंट्री में जब इंडिया में डे होगा तो नाइट होगी। तो इसका आंसर है ये वाला, कनाडा। कनाडा में जब इंडिया में नाइट होती है, सॉरी इंडिया में जब डे होता है तो कनाडा में नाइट होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बॉक्स में बना देता हूँ कि आपको आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये है आपका आंसर, कनाडा। अब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपनी एक्सिस पे कौन से डायरेक्शन में रोटेट होती है। तो वो होती है वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में अर्थ रोटेट होती है। ये इसका आंसर है। तो इसको अलग कलर में हम कर देते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। अब अर्थ एक्सपीरियंसेस डे एंड नाइट बिकॉज, तो किस वजह से अर्थ के ऊपर डे एंड नाइट होता है। तो ये बताने की ज़रूरत है आपको कि आइडिया है आपको, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट होती है उसकी वजह से डे और नाइट होता है। सन तो फिक्स ही है अपनी प्लेस के ऊपर कि सन मूव होता है। तो द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस बिकॉज द अर्थ rotates on its axis। तो ये है इसका आंसर। चलो ये हो गया। अब सीजन्स अकर ऑन द अर्थ बिकॉज, तो अर्थ के ऊपर सीजन्स क्यों होते हैं। बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ सन के आजू बाजू गोल घूमती है, उसकी वजह से
सीजन्स चेंज होती है। अब अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर कौन सा एंगल बनाती है, तो वो बनाती है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर ये एंगल बनाती है। और ऑर्बिट के ऊपर कौन सा एंगल बनाती है, तो वो बनाती है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री ये एंगल ऑर्बिट के ऊपर बनाती है। अब जब ऑन 21 जून ऑन विच लेटीट्यूड डू द सन रेज फॉल स्ट्रेट, तो कौन से लेटीट्यूड के ऊपर सन रेज जो है वो स्ट्रेट फॉल होंगे 21 जून को, तो 21 जून को सन रेज फॉल होंगे, यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ, वो ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे 21 जून को सनरेज स्ट्रेट फॉल होते हैं, इसलिए ये सबसे लॉन्गेस्ट डे भी होता है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ तो आंसर पता चल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि ऑन 22 दिसंबर 22 दिसंबर को कहाँ पे सनरेज स्ट्रेट फॉल होंगे, तो वो है यहाँ पे ध लिखना था, ध, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज ही है। चलो फिर नेक्स्ट है द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन हाउ मैनी आवर्स। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि अर्थ को एक रोटेशन अपनी एक्सिस के ऊपर कंप्लीट करने में कितना टाइम होता है, तो वो होता है 24 आवर। ये हमें पता होना चाहिए, 24 आवर्स। 24 आवर जितना टाइम अर्थ को अपना एक रोटेशन, रेवोल्यूशन नहीं, रोटेशन, रेवोल्यूशन जो सन के आजू बाजू चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं, अपनी एक्सिस के ऊपर जो गोल घूमती है उसको रोटेशन बोलते हैं। फिर 10 नंबर है द अर्थ टेक्स हाउ मैनी डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी यहाँ पे अब रेवोल्यूशन की बात है, यानी सन के आजू बाजू चक्कर लगाने में, तो उसके लिए 1/4 365 एंड 1/4 डे आप लिख सकते हैं। 365 एंड 1/4 डे, यहाँ पे मैं एंड लिख देता हूँ तो कंफ्यूजन ना हो। एंड 1/4 डे, 365 डेज आंसर लिखा होगा तो भी चलेगा, अगर ये लिखोगे तो भी चलेगा। जो आपके ऑप्शन में जो ऑप्शंस रहेंगे वो आपको ध्यान से देखना है, वहाँ पे कभी 365 भी लिखा होता है और 365 एंड 1/4 भी लिखा होता है, तो अगर 1/4 लिखा है तो आपको ये ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, फिर 365 को भूल जाना है। पर अगर 365 366 367 ऐसा हो तो आपको फिर राउंड नंबर जो है वो राउंड डिजिट जो है वो सिलेक्ट करना है। अब अर्थ की रोटेशन की स्पीड क्या है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो अर्थ की रोटेशन की स्पीड हमने वो टाइम पे भी बात की थी, 1670 किलोमीटर पर आवर।
ये रोटेशन की स्पीड है, ये स्पीड से अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर गोल गोल घूमती है। तो ये आपका एक आंसर हो गया। इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी सन के आजू बाजू चक्कर काटने में कौन सी स्पीड होती है अर्थ की। तो वो होती है 1780 किलोमीटर्स, 1780 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये रेवोल्यूशन की स्पीड हो गई, रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों आ गए। सॉरी, इसका कलर चेंज कर देते हैं। हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। अपनी एक्सिस के ऊपर जो अर्थ रोटेट होती है उसको क्या बोलेंगे। तो सिंपल है, उसको बोलेंगे रोटेशन। सिंपल है क्वेश्चन तो, रोटेशन, रोटेशन उसको बोलेंगे। पर एग्ज़ाम में ये याद आना चाहिए, अगर एग्ज़ाम में याद नहीं आया तो ये कुछ मीनिंग नहीं है इसका। और 14 नंबर जो है वो क्या है कि व्हाट इज़ कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो ये भी सिंपल है, सन के आजू बाजू जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो ये आपका चैप्टर 4 हो गया। अब सॉरी चैप्टर 2 हो गया। अब चैप्टर 3 की बात करते हैं। तो फर्स्ट है, whose help is required to make decisions and do the works of people for every nation। तो इसके लिए किसकी हेल्प हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए हेल्प द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की हेल्प हमें चाहिए। तो इसका आंसर आएगा गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट है, हु रिजॉल्व इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वो भी गवर्नमेंट करती है। तो इसका आंसर भी आएगा द गवर्नमेंट। तो दोनों का आंसर सेम है। फिर है, विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शंस टू फ्रेम लॉज। लॉज बनाने का काम जो है वो गवर्नमेंट की कौन सी बॉडी करती है, ये क्वेश्चन है आपका अभी। तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा, लॉज कौन बनाता है, तो आता है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हमारी, वो लॉज बनाने के काम करती है। चलो फिर है, विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूट्स लॉ। तो क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर है। कोई कभी इतना इजी होता है कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होते हैं, पर हम जल्दी जल्दी लिखने में क्वेश्चन को समझते ही नहीं है, उसकी वजह से हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो वो है एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है वो लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, जो ध्यान रखती है कि कौन लॉज फॉलो करता है और कौन नहीं करता है। चलो फिर एक क्वेश्चन इस तरह से है कि हु इज़ द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये चारों में से स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट कौन है। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर और चीफ जस्टिस। तो यहाँ पे आंसर आएगा गवर्नर। जो गवर्नर है वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, बाकी जो है सब नेशनल गवर्नमेंट के पार्ट है। तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका लोअर हाउस क्या कहलाता है। तो वो आंसर भी हम देख लेते हैं कि लेजिस्लेटिव, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जो लोअर हाउस है वो लेजिस्लेटिव असेंबली ही कहलाया जाता है। जैसे हमारे लोकसभा होती है नेशनल लेवल पर,
वैसे ही स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और उसका जो लोअर हाउस है वो लेजिस्लेटिव असेंबली ही कहलाया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसका आंसर क्वेश्चन में ही होता है, पर ये आपको ध्यान रखना होता है कि पूछा क्या गया है। जब तक आपको वो आइडिया नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है तब तक आपको आंसर भी पता नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट है कि अपर हाउस को क्या बोलेंगे। लोअर हाउस तो हमें पता चल गया, पर अपर हाउस को हम क्या बोलेंगे। तो अपर हाउस को हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेवल पे जब होता है वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, और नेशनल लेवल पर जो होता है वो राज्यसभा बोला जाता है। अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा ऑन नेशनल लेवल। स्टेट लेवल पर उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। ये आपको याद रखना है कि स्टेट लेवल की ये बात हो रही है। फिर है द गवर्नमेंट वर्किंग एट स्टेट लेवल इज़ कॉल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे। तो सिंपल है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पर जो वर्क करती है वो स्टेट गवर्नमेंट, और नेशनल लेवल पर करती है वो नेशनल गवर्नमेंट, और द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। पर यहाँ स्टेट लेवल की बात है तो हमें लिखना है स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल आंसर हो गया इसका। सेकंड है द गवर्नमेंट वर्किंग एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट काम करती है उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट। दोनों में यहाँ पे लिख देता हूँ कि एग्ज़ाम में अगर आए तो आपको पता चले। तो सेंट्रल और यूनियन, सेंट्रल और यूनियन, दोनों में से जो आपके पास ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल हो एग्ज़ाम में वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो यूनियन गवर्नमेंट। तो इसका कलर चेंज करना रह गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ हाउ मेनी हाउसेस। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने हाउसेस होते हैं। तो 2 हाउसेस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोअर हाउस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली 2। टू हाउसेस होते हैं। और गुजरात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हाउस है। तो गुजरात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक ही हाउस है, वो है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और 1 लिखा है तो भी आप उसको राइट कर सकते हैं। यहाँ मैं ब्रैकेट में लेजिस्लेटिव असेंबली लिख देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ब्रैकेट ओवर। तो गुजरात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एक ही हाउस है जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। तो ज़्यादातर स्टेट लेवल पर 1 हाउसेज ही होते हैं, कुछ कम ही स्टेट है, यूपी है जैसे, वैसे स्टेट में 2 हाउस है, बाकी जनरली सभी जगह पे एक ही हाउस है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके कुछ एमसीक्यू हैं जो आपको एग्ज़ाम अगर आपकी होती है तो आपको यूज़फुल रहेंगे। आप कभी भी ये वीडियो को इस तरह से देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नर आंसर है।
ओके, तो ये आपकी रिवीजन है 1 2 3 चैप्टर की। अब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और रिवीजन के ऊपर मेन फोकस होना चाहिए। और जैसे मैंने आगे भी बोला है कि जब भी फ्री हो आप वीडियो को देखें, समझें और इसकी प्रिपरेशन करते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी भी रिवीजन करेंगे, जो चैप्टर इसमें नहीं है वो। तब तक आपको इसको प्रिपेयर करके रखना है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।